तो आज हम पार्ट 4 की ओर चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम ये देख रहे हैं पार्ट 4 में, जो कि अभी तक 1, 2, 3 हम बना चुके हैं। पहला चैप्टर एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस के, जिसमें हमने टोटल 14 क्वेश्चन तक आपको सोल्व कर दिए थे, बता दिए थे। आज बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं, आज हम इसे भी सोल्व करेंगे इस अध्याय में, ठीक है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है हम क्वेश्चन बनाने के लिए भी दे देंगे। तो आइए आज हम 15वां क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी में कि एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। यहाँ पर कहता है एक पुष्प में, और यहाँ पे पुष्प जो है एंजियोस्पर्म की बात करता है, क्योंकि ये आपका टिपिकल फ्लावर होता है। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। तो यहाँ पर निषेचन पश्च का मतलब क्या होता है? तो पश्च का मतलब होता है बाद में, यानी कि जब पुष्प में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद पुष्प में कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो आज हम बेसिक के रूप में आज इसको चर्चा करेंगे, और बाकी एक एक पॉइंट को यदि आपको पढ़ने हैं तो आप इसको अच्छे से पूरे बुक्स को हिस्ट्री कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि एक पुष्प में निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण, ठीक है। यानी कि जब तो सबसे पहले पुष्प में निषेचन के पहले भी हम कुछ आपको बात बताते हैं, उसको जरूर आप पढ़िएगा। देखिए पुष्प में जो है कि लैंगिक जनन जो पुष्प में होता है, उनमें 3 घटनाएं घटती है। कौन कौन सी घटनाएं घटती है? पहला होता है निषेचन पूर्व की घटनाएं, यानी कि निषेचन के पहले क्या क्या होता है। तो निषेचन के पहले क्या क्या होता है? तो युग्मक का बनना और युग्मक का स्थानांतरण, 2 प्रक्रियाएं होती है। जब दूसरा कहता है निषेचन, यानी कि जब युग्मक बन जाता है तब कौन सी घटना घटती है? तब निषेचन की क्रियाएं घटती है। फिर तीसरा जो कहता है घटनाएं क्या होती है? तो तीसरी घटनाएं होती है निषेचन पश्च घटना, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि पहला आपका पूर्व मतलब प्री हो गया, और पोस्ट मतलब आपका बाद में, यानी कि निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं घटती है। तो आज हम बाद की घटना के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो हमने बताया कि एक पुष्प में निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। आपको अब याद हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि जब यहाँ पे एग एंड जो है आपका स्पर्म वगैरह जो भी आपको मिलता है, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पर्म ना लिख करके पोलन ग्रेन्स लिखेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, जब हम एनिमल्स की बात कर रहे थे, जब जीव जंतुओं की बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने स्पर्म लिख करके बताया था। लेकिन जब प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में आप स्पर्म नहीं लिखेंगे, आप इसको पोलन ग्रेन लिखेंगे। एग मैंने अंड तो होता ही है, अंड कोशिका सेमेन, लेकिन पोलन ग्रेन का मतलब होता है पराग कण, ठीक है। और जो पौधों में जो परागन होता है, जो निषेचन जो हम लोग जंतुओं में पढ़ते हैं, वह निषेचन की क्रिया यदि फूलों में हो तो हम उसे परागन कहते हैं, ठीक है। परागन और पराग कण में बहुत अंतर है। पराग कण जो होते हैं ये युग्मक होते हैं, आपके ये युग्मक आपके होते हैं, और पराग कण जो होते हैं ये निषेचन की एक घटना होती है। यानी कि जो निषेचन हमने बताया था कि नर युग्मक मादा युग्मक जब मिलते हैं आपस में, तब क्रिया आपको निषेचन की होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको पराग कण की बात कर रहे हैं, यानी कि ये आपका पोलन ग्रेन्स की बात करें, युग्मक की बात कर रहे हैं। तो जब ये दोनों आपस में आकर के बढ़ते हैं, मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट कहने का मतलब क्या होता है? युग्मनज या युग्मज, ठीक है। ये युग्मज का निर्माण होता है। ये युग्मक क्या होते हैं? सिंगल सेल जाइगोट होते हैं, यानी एकल कोशिका जो है जाइगोट होते हैं। लेकिन ये बाद में डिफरेंशिएट करते हैं माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा, और ये मल्टी सेलुलर में विभाजित होते हैं, ठीक है। तो उसकी चर्चा ना करते हुए तो आगे पढ़ते हैं कि पुष्प में निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और हमने 3 घटनाएं बताई कि लैंगिक जनन की घटना याद रख लीजिएगा। निषेचन पूर्व घटनाएं घटती है, जिसमें युग्मक का बनना और स्थानांतरण होता है। फिर जब युग्मक बन जाता है तो निषेचन की घटना घटती है, दूसरा। और तीसरी घटना क्या घटती है कि जब निषेचन हो जाता है तब कौन कौन सी घटना घटती है, यानी कि एम्ब्रायो के बारे में, यानी भ्रूणोद्भव के बारे में। तो भ्रूणोद्भव के बारे में भी हम बताए हैं पिछले चैप्टर में। आगे देखते हैं, कहता है युग्मनज का निर्माण, फिर कहता है बीजांड के अंदर होता है, यानी कि ये युग्मनज का निर्माण
और बीजांड के अंदर, ये सब किसके अंदर होते हैं? ये सारे ओवरी के अंदर में होते हैं, ठीक है। यानी कि जुगमनज का निर्माण और बीजांड का निर्माण किसके अंदर में होता है? ये ओवरी के अंदर में होता है, यानी कि अंडाशय के अंदर में होता है। फिर कहता है निषेचन के बाद पुष्प के बाह्यदल, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि निषेचन के बाद परिवर्तन क्या क्या फूल में होते हैं। तो फूल में ये परिवर्तन होते हैं कि निषेचन के बाद पुष्प के जो बाह्यदल होते हैं, पंखुड़ी होते हैं तथा उनके जो पुंकेसर होते हैं, यानी जो मेल जो पार्ट होते हैं, वो मुरझाकर क्या होते हैं? झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। देखिए यहाँ पर निषेचन के बाद पुष्प के बाह्यदल वगैरह जो होते हैं, बाह्यदल हम आपको फ्लावर के लेके दिखाए थे, और यहाँ पर भी देखिए हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके बाह्यदल होते हैं जो यहाँ पे देखिए चिपका हुआ है, ये सारे क्या होते हैं कि निषेचन के बाद गिर जाते हैं। लेकिन कुछ वही अपवाद होते हैं, कुछ ऐसे भी फल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जिनमें बाह्यदल जो होते हैं साथ लगे रह जाते हैं। जैसे इसको हम पढ़ते हैं, टमाटर को पढ़ते हैं, देखिए भंटा है आपके, टमाटर है आपके, देखिए ये सब में क्या है? बाह्यदल आपके साथ ही में लगे हुए हैं, ठीक है। रसभारी वगैरह जो है इस सब में क्या होता है? ये सारे साथ में लगे होते हैं। मिर्च वगैरह में भी देखिएगा किसी में, तो आपको उसमें भी जो है साथ में बाह्यदल मिल जाएगा। लेकिन बाकी सारे चीज जो होते हैं, जो पंखुड़ी होते हैं, यानी कि जो फूल में जो बाहर से जब चमकीला जो चीज होता है, जो उसके पंखुड़ियां होती है, जो दल होते हैं, वो दल सारे जो होते हैं क्या होते हैं? झड़कर गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि इसके बाद जुगमनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। हमने कहा था कि जुगमनज किसके अंदर आपको डेवलप कर रहा है? सारे ओवरी के अंदर, पुष्प के भाग के अंदर डेवलप कर रहा है, जिसमें से इस क्या होता है कि जब ये सारे झड़ जाते हैं, पुंकेसर मुरझा के झड़ जाते हैं, तो इसके बाद जुगमनज क्या बन जाता है? तो जुगमनज आगे चल के भ्रूण में परिवर्तित होता है। ये भ्रूण अगर जीवों की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो एक नया बेबी बनाने के काम आएगा, और ये भ्रूण आगे चल कर के धीरे धीरे फल बनाने के काम में आएगा। यानी कि जुग्म भ्रूण में तथा जो बीजांड होते हैं, वो बीजांड किस में बदलते हैं? बीज में। यानी कि बीजांड बीज में कैसे होगा? तो देखिए इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से आपको जगह बना होता है बीजांड के लिए, ठीक है। इसके अंदर में बीज भरे होते हैं, ये बीजांड का एक क्षेत्र है, इसमें आपको बीज भरे होते हैं, और ये बाहरी ओवरी बॉल जो होते हैं, ये दीवार की होती है ओवरी की, इसके अंदर हो। तो यही कहा जाता है कि जो बीजांड है, बीजांड के अंदर में क्या डेवलप करता है? बीज होता है, जो आगे चल के पूरे ये बीज में परिवर्तित हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है अंडाशय आगे चलकर फल के रूप में विकसित होती है। यानी कि जब ये बीजांड बन गया, जब जायगोट बन गया, तो और जब ये डेवलप करेगा और इसमें जब परिवर्तन होगा, तो ये जो अंडाशय है वो आगे चल के किस में विकसित होगा? फल में। और जो अंडाशय की जो बाहरी भित्ति होती है, याद रखिएगा, ये अंडाशय जो होती है, अंडाशय की जो बाहरी भित्ति होती है, वो आगे चल के फल के भित्ति का निर्माण करता है, जिसको हम छिलका वगैरह कहते हैं। 2-3 प्रकार से जो 2-3 गो लेयर इसको छिलका में भी होते हैं। जैसे नारंगी वगैरह में या संतरा वगैरह में देखते हैं, तो एक बाह्य परत भी होता है, एक झिल्लीनुमा परत भी होता है, एक गुद्देदार जो होता है वो भी परत होती है। ये सारे देखते हैं। तो ये क्या होता है कि जो अंडाशय होता है आगे चलकर फल के रूप में विकसित हो जाता है, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करती है। यानी कि ये फल हो जाता है, और जो बाहरी जो एरिया होता है, जो फल भित्ति होता है, वो फल भित्ति का निर्माण करता है। बाहरी एरिया जो होता है वो फल भित्ति का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं? फल भित्ति, यानी कि पेरिकार्प कहते हैं। जो अंडाशय की जो भित्ति होती है, जो अंडाशय की जो बाहरी बॉल होता है, यानी ओवरी बॉल जिसे कहते हैं हम, ओवरी बॉल, यानी कि जो अंडाशय की भित्ति होती है, वो आगे चल के कौन सी भित्ति बनाती है? फल की भित्ति बनाती है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। इसका कार्य, पेरिकार्प का कार्य क्या है कि इसका कार्य फल तथा बीजों को सुरक्षा प्रदान करना है। देखिए जैसे मानते हैं हमने अभी जो है बैगन को दिखाया भंटा को, तो बाहर की एक परत है जो क्या है, ये जो ओवरी था, जो अंडाशय थे, ये अंडाशय की बाहर की भित्ति है, और ये अंदर से इसका फल पैक है। और उसके और अंदर देखते हैं हम लोग, तो इसको जब कट सेक्शन देखेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर में बीज भरे होते हैं, ठीक है, जो आगे आपको हम दिखाएंगे कभी।
यहाँ पे भी फिलहाल समय कम है तो कम कोशिश करें, लेकिन आगे चल के हम दिखाएंगे। तो ये आपको इसमें भरे होते हैं, बीज भरे होते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि इसका कार्य क्या होता है, फल वृद्धि का, कि फल तथा बीजों को सुरक्षा प्रदान करना और फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण होता है। कहता है कि और इसमें जो बीज होते हैं, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं कि अगले पीढ़ी के लिए, यानी कि आगे से आगे पीढ़ी को स्थानांतरण करने के लिए ये सहायक होते हैं, ये अंकुरित होते हैं, ठीक है। अब इसके हमने कुछ पॉइंट्स भी बनाया है जो आप समझने के बेसिस पे बहुत उत्तम है। आप इतना इसको समझ लीजिए और बाकी इसके कुछ हम पॉइंट्स बनाए हैं कि जैसे निषेचन के बाद फूलों एवं उनके भागों में, फलों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं, एक मिनट। तो देखिए इस प्रकार से जो है कि आपका ये बीजांड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका था बीज, सॉरी कहीं जाना था। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो इसमें है आपका बीज जो संरक्षित है, ये आपका गुदेदार हिस्सा है और सबसे बाहर का हिस्सा ये आपका पेरिकार्प बनाती है। और यही बॉल आपका ओवरी बॉल्स होता है जिसको हम अंडाशय भित्ति कहते हैं। और इस अंडाशय के अंदर एक बीजांड है और बीजांड के अंदर क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। इसके बाद हम इसके परिवर्तन के बारे में भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है, पहला पॉइंट है कि वाह दल पुंज यानी कि कैलिक्स जिसको कहते हैं, या तो झड़ जाते हैं या प्रायः सूखकर गिर जाते हैं। देखिए कहता है कि जो बाह्य दल पुंज होते हैं, बाह्य दल पुंज को पहले भी दिखा दिए हैं, आज फिर से दिखाएंगे कि जो ये देखिए ये आपका बाह्य दल पुंज होता है, जो हरी हरी जो देख रहे हैं, ये बाह्य दल पुंज क्या होता है कि निषेचन के बाद पुष्प में ये झड़कर गिर जाते हैं और धीरे धीरे सिर्फ जैसे अमरूद वगैरह को देखिएगा तो ये सारे हट जाते हैं और धीरे धीरे अमरूद आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है कि जो बाह्य दल जो ये है आपका, ये क्या होता है कि ये इसी के साथ यानी फल के साथ जो अटैच होता है। देखिए एकदम टाइट से जो है ये आपका अटैच होता है, जबकि कुछ फलों में क्या होता है कि ये भी झड़ जाते हैं और सिर्फ एक डंठल्स के सहारे जो है वो फल लगे होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनमें बाह्य दल फलों के साथ रह जाते हैं। जैसे हमने कहा कि अधिकतर में क्या होता है कि गिर जाता है सूख के ना, लेकिन कुछ ऐसे भी पादप है जिनमें बाह्य दल फलों के साथ रह जाते हैं। देखिए जैसे हमने दिखाया बैगन है, ये भी रह जाता है आपका। टमाटर देखिए ये भी आपका रह जाता है, लेकिन खीरा वगैरह में देखिएगा तो खत्म हो जाएगा, आपका हट जाएगा बादल, ठीक है। तो खीरा को देखिएगा, ककड़ी को देखिएगा, इस समय नहीं मिलेगा, इसमें देखिए आपका बादल मिल रहा है। देखिए बादल जो होता है ये इसी के साथ आपका धरे हुए होता है। तो बैगन है, टमाटर है, रसभरी है, मिर्च है इत्यादि बहुत सारे ऐसे भी फल हैं जिनमें बादल रह जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी फल हैं जिनमें सारे गिर जाते हैं, सूखकर गिर जाते हैं। फिर एक कहता है दलपुंज। तो दलपुंज यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं कोरोला, ये प्रायः निषेचन के बाद मुरझाकर गिर जाते हैं। जो भाग है इसका अभी हम उसको भी दिखाते हैं, एक मिनट। तो देखिए आपको ये सारे चीज हम दिखा रहे हैं। देखिए ये है एक फ्लावर जो कि हमने पहले भी इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे, इसके पार्ट को भी बता दिए थे कि ये आपका जो होता है अस्टिग्मा सबसे ऊपरी हिस्सा है और ये जो नीचे आपको देख रहे हैं ये मेल का पार्ट जिसको हम एंथर कहते हैं, पराकोस कहते हैं। और जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो परागकण होते हैं, इसी अस्टिग्मा के थ्रू जो है कि ये प्रवेश करते हैं, ओवरी के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि जब ये निषेचन की क्रिया हो जाती है तब ये जो होते हैं प्रायः सूख कर देखिए गिर जाते हैं। तो ये देखिए शायद आपको दिख रहा होगा कि इसका भाग है, ये इससे सूख करके, और ये देखिए निषेचन के बाद का हिस्सा जो है हम यहाँ पे रखे हुए हैं। यानी कि जब ये पुष्प लगे हुए होते हैं इस प्रकार से तो ये आपके गिर जाते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं और निषेचन के बाद क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं, ठीक है। और इसके ही अंदर ये फिर नया फल कह लीजिए या बीजांड जो भी कह लीजिए, और देखिए ये भी जो है धीरे धीरे आपको सूख करके गिर जाते हैं। देखिए ये अंदर का भाग है,
ठीक है। तो ये सारे हम भाग दिखा रहे थे, पहले भी दिखाए थे। और ये देखिए हमने टमाटर का न्यू लाया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर आपके वादल जो हैं अटैच्ड हैं साथ में। ये देखिए आपको बैगन्स का है, जिसमें आगे की ओर बादल रह जाता है। देखिए आपको दलपुंज धीरे धीरे पुष्प आगे गिर जाता है, ठीक है। तो आप बाकी धीरे धीरे आप खुद भी देखिएगा ले लेकर के एक एक चीज, तो आसानी से समझने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ में हमने दिखा दिया कि रह जाते हैं दलपुंज जो कोरोला ये प्राय निषेचन के बाद मुरझाकर गिर जाते हैं। देखिए बैगन में भी हमने दिखाया कि इसके अंदर का भी जो भाग था ये भी आपको प्राय सूखकर क्या हो गया, गिर गया। देखिए ये आपके भाग जो है दलपुंज का जो उसके हम कहते हैं ये आपको गिर कर सूख करके गिर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने पॉइंट बताया कि पुंकेसर, जिसको हम एस्टिमन कहते हैं। देखिए यही भाग है आपका पुंकेसर, ये जो मेल का जो भाग है जिसे हम एंथर ऑफ फिलामेंट्स कहते हैं, जो यहाँ से जुड़ा हुआ होता है इस नली से, जिसको हम कहते हैं पुंकेसर, ठीक है। ये पुंकेसर आपका मेल का पार्ट होता है। ये भी क्या होता है कि पुंकेसर जो होते हैं ये भी सूखकर गिर जाते हैं। देखिए इसका सीधा साधा एग्जाम्पल्स आप देखिए यहाँ पे, ये सारे चीज निषेचन की क्रिया के बाद क्या हो जाते हैं, ये सूखकर गिर जाते हैं। यानी जो अभी हमने ये फ्लावर्स को जो तोड़ कर लाए हैं, ये जैसे ही निषेचन की क्रिया होती ये एक दिन बाद एक रात को होते, जब भी होता ये धीरे धीरे सूख कर क्या हो जाता, गिर जाता। इसके बाद कहा जाता है वर्तिकाग्र, यानी कि जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, और अस्टाइल यानी जिसे हम वर्तिका कहते हैं, ये भी मुरझा जाती है। यानी देखिए यहाँ पर ये दोनों जो दिखा रहे हैं, ये सबसे ऊपरी हिस्सा जो होती है वर्तिका, और इसके अंदर जो पोलन जो जाती है वो पोलन जो ट्यूब जो जिसको वर्तिका कहते हैं, पोलन ट्यूब नली को, ये भी दोनों क्या हो जाती है, मुरझाकर गिर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अंडाशय। यहाँ पे अगर मानते हैं आप पढ़िए देखिए और एक एक चीज आप इसको लिखते भी जाइएगा। आप स्क्रीनशॉट ले ले करके भी आप इसको लिख सकते हैं, और नहीं भी दिख रहा तो हम एक एक चीज बोल देते हैं। ऐसे आप यदि 360 की क्वालिटी 240 की क्वालिटी रखिएगा तो आपको पिक्चर दिखेगा ही दिखेगा। इसके बाद वर्तिकाग्र क्या हमने लिखा कि ये भी मुरझा के गिर जाते हैं, स्टिग्मा और वर्तिका। नेक्स्ट आपका अंडाशय, ठीक है। अंडाशय यहाँ पर हम दिखाते हैं, अंडाशय क्यों शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, दिखाते हैं अभी। देखिए ये आपको जो है अंडाशय, ये देखिए आपका वर्तिकाग्र का अंडाशय, यानी जो ओवरी होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाशय भित्ति, ये अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, और जो अंडाशय भित्ति होती है, जो बाहरी बॉल होता है, वो किस में परिवर्तित हो जाती है, तो वो आपके किस में हो जाता है, फल भित्ति में परिवर्तित हो जाता है। जो छिलका होता है ना वो छिलके में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाशय भित्ति फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये बाहर छिलके में परिवर्तित हो जाता है, फल एवं छिलके में परिवर्तित, ठीक है। तो अंडाशय फल में, और अंडाशय भित्ति जो होता है वो बाहरी भित्ति फल भित्ति के छिलके में परिवर्तित हो जाता है, फल भित्ति में याद रखिएगा परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद होता है बीजांड। तो बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बीजांड होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं, वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी हम एक आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, और उस स्ट्रक्चर में भी जो है ये सारे चीज को हम दिखाएंगे कि कहाँ पर ओव्यूल्स हैं, कहाँ पे आपके अंडाशय हैं, आपके पुंकेसर स्त्रीकेसर कहाँ पे हैं, वो सारे चीज को हम दिखाएंगे। तो याद रखिएगा अंडाशय फल में विकसित होगा, और अंडाशय भित्ति फल के भित्ति में जो छिलका होता है छिलका में परिवर्तित होता है, ठीक है। बीजांड किस में परिवर्तित होता है, तो बीजांड आपको बीज में परिवर्तित होते हैं, यानी कि सीड्स में होता है, क्योंकि ये आपको बीजांड होता है, इसके बाहर ये बॉल होता है, ओवरी होता है, ओवरी के बाहर है आपका ओवरी का भित्ति होता है, अंडाशय भित्ति होता है, ठीक है। तो अंडाशय भित्ति आपके फल का भित्ति यानी छिलका के रूप में होता है, दीवार के रूप में, और ये जो ओवरी होता है वो आपके फल बन जाता है, और अंदर जो बीजांड होता है इसके अंदर बीज होता है, तो ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। यही बीज आगे चल करके नए पीढ़ियों नए जनरेशन के लिए उपयुक्त होता है, मददगार होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट और अभी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अंड कोशिका, ठीक है, यानी कि एग सेल।
आपका 7 पॉइंट है आपका एग सेल, यानी जो हमने एग सेल के बारे में डिटेल्स पढ़ना है आपको, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है आपको कि यहाँ पर जो होते हैं, जो ओवल्स के अंदर में इस प्रकार से 8 कोशिका होते हैं, एक 7 कोशिका 8 न्यूक्लियस होते हैं इस प्रकार से। जिसमें ये बीच वाली जो होती है ये अंड कोशिका होती है। जब ऊपर से पोलन ग्रेन्स आते हैं तो एक कोशिका के साथ फ्यूज कर जाते हैं और यहाँ पर जो होता है ये जाइगोट का निर्माण करती है, यानी कि ट्यून बनाती है। और एक जो कोशिका, एक जो केंद्रक आता है, जो नर युग्मक आता है, और इसके साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। और ये जो होता है प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है, भ्रूणपोष, जो ये आपका 3n हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है आपका बना लेता है। इस प्रकार से जो है कि इसमें आपको क्रियाएं चलती है। तो इसको आप डबल फर्टिलाइजेशन देख लीजिएगा, आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अंड कोशिका किसका निर्माण करता है? तो अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, आगे चल के इसको भ्रूण बनता है। फिर ये आपका द्वितीय केंद्रक, इसको हम द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो जो केंद्रक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय केंद्रक बोलते हैं, द्वितीय केंद्रक या सहायक कोशिका बोलते हैं। और यहाँ पर ये जब आकर के नर युग्मक फ्यूज कर जाता है तो ये टोटल 1 2 3 युग्मक आपका बन जाता है, इसलिए इसको 3n बोलते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष बोलते हैं। इसके बाद ये भ्रूणकोष में बदल जाता है। तो फिर बीजांड किस में बदलता है? तो बीजांड क्या बनता है? बीजांड जो कवच होता है, ये बीजांड का आवरण बनाता है, यानी कि जो बीजांड होता है इसके बाहर एक कवच बनाता है। कौन बनाता है? तो बीजांड बनाता है, ठीक है, जिसको हम ओव्यूल सेक कहते हैं। और लास्ट में बीजांड वृंत होता है, ये सारे भाग होते हैं जो उसको बीज का अंत में बनाते हैं, जिसको हम सीड्स कोट वगैरह भी कहते हैं। यानी कि जो बीज में जो है आपको सीड्स होते हैं, प्रत्येक के अंदर में जो देखते हैं खोल होता है, ठीक है, ये सारे आपको ओव्यूल्स हैं। यही आपको आगे चल के जब हम रोपते हैं तो ये खाना होता है। और जब यहाँ पे जब हम रोपते हैं ना, तो अंड कोशिका जो होते हैं, आगे चल के जो भ्रूणपोष वगैरह होते हैं, वही इसको पोषण प्रदान भी करता है, ठीक है, ये आपको पोषण प्रदान भी करता है। तो इस प्रकार से हम पुष्प में निषेचन के बाद की परिवर्तनों की थोड़ी सी व्याख्या किए हैं। ये आपको एग्जाम के लिए इतना पॉइंट्स काफ़ी है, लेकिन थोड़े से बोलने का कारण यही है कि हम बार बार सोचते हैं कि आप थोड़ा बुक से पढ़ें, आपको बेहतर और समझ में आएगा, ठीक है। बाकी हमारी कोशिश पूरी तरह से है आपको बता दें, लेकिन बुक को एक बार चर्चा कीजिए। और चलते हैं एक बार थोड़ी सी उसको स्ट्रक्चर पर भी हम आपको दिखा देते हैं कि बीजांड की संरचना कैसी होती है। तो देखिए ये हमारी जो संरचना जो हम बीजांड का दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ये आपका एक फ्लावर का है, ठीक है। इस फ्लावर्स के अंदर में ये जो भाग है, जो नीचे की ओर जो हमने दिखाया, ये आपका जो होता है पुष्प वृंत हो गया, ठीक है। और ये आपका पुष्प का आसन हो गया, जहाँ पे पुष्प का बैठता है। देखिए हम आपको पुष्प का आसन एक अच्छा से दिखाते हैं, मिर्चक क्या है। देखिए यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा ये आपको, ठीक है, यानी कि ये आपको जो गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये आपको पुष्प का वृंत है, जहाँ पे पुष्प जो मिर्च है ये बिल्कुल आसानी से इस प्रकार से जो है बैठा होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये आपका पुष्पासन, जिसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके थे, ये आपका पुष्प का आसन है। ये देखिए यहाँ से एक भाग जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका स्त्री केसर का पार्ट है, ठीक है, स्त्री केसर का पार्ट है। यहाँ पे 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर में जो होता है अस्टिग्मा, यानी कि जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। इसके बीच का भाग इसको जो स्टाइल यानी कि वर्तिका कहते हैं। और जो नीचे का भाग होता है ओवरी, ये फूली हुई स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं, कुछ पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, जिसके कारण इसके स्ट्रक्चर फूल जाती है, ठीक है। तो ये आपको बाहर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका ओवरी होता है, यानी कि अंडाशय होता है। और इस अंडाशय के अंदर ये बाहरी परत अंडाशय भित्ति है, जो आपको छिलका बनाने की काम आएगी।
और जो परत बनाएगी अंडाशय भित्ति, और ये जो अंदर की ओर ये अंडाशय भाग है जो फल बन जाता है, ठीक है, जो गूदेदार होता है। और ये जो इसके और अंदर अगर हम बारीकी से देखें तो ये देखिए इसके अंदर का ये भाग आपको बीजांड कहलाता है, ठीक है। और यही बीजांड के अंदर में देखिए छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर का, ये आपको बीज हैं, ठीक है। तो आप इसे अगर अच्छे से देखिएगा तो ये सारे बीज आपको इसके अंदर में दिखाई दे देंगे। तो ये आपको है। जब हमने बताया कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन के बाद क्या होता है, ये बाह्यदल, देखिए जो हरी वाली स्ट्रक्चर होती है, ये बाह्यदल कभी कभी झड़ के गिर जाते हैं और कभी कभी किसी के साथ रह जाते हैं। जैसे हमने अभी बैगन के साथ दिखाया, तो बैगन टमाटर ये सब दिखाया, इसके साथ क्या होते हैं, ये बाह्यदल रह जाते हैं, लेकिन अधिकांश के साथ किसी के साथ है नहीं रहते हैं, आपको झड़ जाते हैं। इसके बाद ये देखिए दलपुंज है, ठीक है, ये दलपुंज है आपका, ये दलपुंज जिसको हम कोरोला वगैरह कहते हैं, ये दलपुंज आपको दल एकक दल है आपको, ये सब सूख करके प्रायः गिर जाते हैं। ये देखिए ये जो तंतु है ये आपका फिलामेंट्स है, ये मेल का पार्ट है, पराग कोश, ठीक है, और पुतंतु इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग, और इस भाग को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर वाले भाग को जायांग। तो याद रखिएगा ये भाग हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इस पार्ट को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपको एंथर यानी कि पराग कोश, और ये जो डंठल है इसको हम फिलामेंट तंतु पुतंतु कहते हैं, ये मिलकर के पुमंग बन जाता है, और जो ये अस्टिग्मा अस्टाइल और ओवरी मिलकर के बन जाता है स्त्री केसर, ठीक है, यानी कि जायांग बन जाता है। तो इस प्रकार का अगर हम और आगे स्ट्रक्चर इसके दिखाएं तो देखिए पुष्प वृंत, ये जो बीजांड है, ये बीजांड के अंदर के अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये और टिपिकल हो जाता है, इसलिए लॉन्ग काफ़ी पड़ जाएगा। देखिए ये आपको है, तो इस प्रकार से बीजांड वृंत है कि यहाँ पर बीज के अंदर बीजचोल होते हैं, 8 कोशिका होते हैं, ये बाहरी द्वार होते हैं जहाँ माइक्रोपाइल्स वगैरह होते हैं, इस तरीक़ों से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलिए यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ को यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, बाकी आप लोग थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लीजिए। ये देखिए छोटा सा वीडियो हम डबल फर्टिलाइजेशन की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये परागकण यहाँ पर एक इसके साथ फ्यूज कर जाते हैं और ये जाइगोट का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर एक जो अंडकोशिका है ये इसके साथ देखिए मिलकर के द्वितीयक केंद्र के साथ भ्रूणपोष बनाता है। तो इस प्रकार से जो है कि ये आपको यहाँ पर होती है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां है आपका, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि द्विलिंगी पुष्प क्या है। अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र करें और अपने शिक्षा की सहायता से इनके सामान्य यानी स्थानीय जो बोलचाल होता है एवं वैज्ञानिक नाम पता करें। तो हम पहले बता चुके द्विलिंगी पुष्प क्या है। तो देखिए वैसे पुष्प जिसमें नर यानी कि नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प के अंदर में विद्वान होते हैं, हम उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों एक ही पुष्प में मौजूद हैं, इसलिए हम इसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। जैसे नारियल वगैरह जो होता है, कुछ कुकुरबिट्स वगैरह होते हैं, ये सारे द्विलिंगी होते हैं, कुछ कुछ द्विलिंगी होते हैं। अब यहाँ से 5 कम से कम जो है आपको इकट्ठे करने हैं। तो देखिए इसमें से कुछ नाम और हमने द्विलिंगी पुष्प के नाम और इसके वैज्ञानिक नाम लिखे हैं, ये आपको याद करने होंगे। पहला सरसों, सरसों का क्या नाम है वैज्ञानिक नाम, बेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। बेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है आपका सरसों का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट आपका दूसरा मूली, तो मूली का क्या नाम है, तो मूली का वैज्ञानिक नाम है आपका रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस। नेक्स्ट है मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। सेम, सेम का वैज्ञानिक नाम डॉलिकोस तावलाब, ठीक है। अमलतास, इसका वैज्ञानिक नाम केसिया फिस्टुला। गुड़हल, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा सिनेसी, ये सोलेनेसी फैमिली का है। आम, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे नाम आपको खुद से ढूंढ के करने हैं और खुद से जो है आपको ये सारे को लिखने हैं, ठीक है।
ये सारे चीज को याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम आपको खुद से ही याद रखने होंगे। तो द्विलिंगी पुष्प आप समझ गए क्या है, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में विद्वान रहते हैं, हम उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ये इसका कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चंस में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर कहता है कि किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच करें, ठीक है। कुकुरबिट पादप में कौन कौन से होते हैं, लतरीले पादप वगैरह होते हैं, वाटरमेलन वगैरह भी होते हैं, ठीक है। ककड़ी, खीरा, कद्दू, ये सारे चीज जो है कुकुरबिट्स प्राथी के अंतर्गत आते हैं, कुकुरबिट्स के अंतर्गत जो है आते हैं, फैमिली के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको काता पहचान करें और पुंग केसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें। अगर यदि नहीं समझ में आता है, यहाँ पर ये भी क्या आप अन्य एकलिंगी पुष्पों या पौधे का नाम जानते हैं? मानते हैं कि यहाँ पर कहा था कि कुकुरबिट्स का जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप अन्य एकलिंगी पुष्पों का नाम, पादपों का नाम जानते हैं, देखे हैं? हम पहले बताए थे आपको कि यहाँ पर इस प्रकार से एक भाग होता है, ये आपके स्त्री केसर का होता है, ठीक है। जहाँ पे ये होते हैं आपके सबसे ऊपर में अस्टिग्मा, ये बीच का भाग अस्टाइल, अस्टिग्मा, ये आपका बीच का भाग अस्टाइल और ये नीचे का भाग होता है आपका ओवरी, ठीक है। ये स्त्री केसरी पार्ट आपका हो गया। और एक जो आपका जो पार्ट है, ये आपके जो पार्ट होते हैं ये फीमेल्स के होते हैं, ठीक है। गाइनोसियम जायांग है, फीमेल्स के हैं। और एक जो है आपके स्त्री केसर, जो पुंग केसर होते हैं, और पुंग केसर किस प्रकार से होते हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है लगे होते हैं। मानते हैं पुष्प है तो पुष्प में इस प्रकार से जो है ते लगे होते हैं, इस प्रकार से जो है ये पुंग केसर आपको लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यही आपको पहचान करने हैं कि कुकुरबिट्स पादप में आपको करना है। तो सबसे आपको यहाँ तक अभी तक तो हम दिखा दिए कि मेल का पहचान और फीमेल फ्लावर का पहचान आप कैसे करेंगे, अड़हुल वगैरह में भी हम दिखा दिए हैं। और द्विलिंगी एकलिंगी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मादा भाग है वो आपका एकलिंगी होता है, नर भाग मादा भाग अलग अलग प्रेजेंट हो तो एकलिंगी, और यदि दोनों एक ही फूल के अंदर में हो तो आपका हो गया द्विलिंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो जाते हैं कुकुरबिट्स में। तो यहाँ पर देखिए, कुकुरबिट पादप एकलिंगी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा था कि नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित होता है। देखिए यहाँ पर कुकुरबिट में यदि नर पुष्प की अगर बात करें तो यहाँ नर पुष्प में जायांग यानी कि ए भाग आपका क्या होगा, अनुपस्थित होगा। और यदि हम मादा पुष्प को देखें तो मादा पुष्प में पुमांग जो है आपका अनुपस्थित होगा, यानी ए भाग जो है आपका अनुपस्थित होगा। तो ये दोनों भाग क्या होते हैं कि दोनों अलग अलग है, तो नेसेसरी है कि दोनों अलग अलग हैं, तो कोई एक अनुपस्थित होगा। और यदि दोनों हो जाएगा तो फिर द्विलिंगी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक लिंगी पुष्पों का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कहता है कि नर पुष्प अनुपस्थित होते हैं। नर पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं। अगर नर पुष्प की बात करें तो इस प्रकार से पुष्प की पुंकेसरों की संख्या जो है कि 5 होते हैं, ठीक है। 5 होते हैं, कैसे 2+2+1 के रूप में उपस्थित रहते हैं। अगर इसका फ्लावर्स वगैरह रहता तो हम आपको दिखा देते करके, पर इसे मिल नहीं पा रहा है इसलिए हम नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अगर कभी कोई फ्लावर्स वगैरह को आप भेजेंगे, कमेंट में लिखेंगे, तो हम उसको खोज करके जो है फिर से एक नए चैप्टर को, नए भाग को बनाकर दिखा देंगे। यहाँ पर इसके रूप में उपस्थित रहते हैं और पराग कोश व्यासित रहते हैं। और जो पराग कोश होते हैं, ये देखिए यही आपका होता है पराग कोश एंथर होता है, जिसके अंदर में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये सब एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं, सटे सटे होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मादा पुष्प में पुमांग अनुपस्थित होता है। जयांग एक स्त्री केसर यानी कि एकांडपी हो सकते हैं, बहु स्त्री केसर बहुअंडपी भी हो सकते हैं। और जहां पर एक स्त्री केसर आपस में संयोजित रहते हैं, ठीक है, यानी कि किसी में एक स्त्री केसर होगा तो एकांडपी कहलाएगा, किसी में अगर बहुत सारा होगा बहुयुक्तांडपी कहलाएगा। यदि एक साथ है और जब सभी स्त्री केसर, जैसे आप सूरजमुखी वगैरह में देखेंगे तो सूरजमुखी वगैरह में क्या होता है, सभी स्त्री केसर अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से यदि सभी स्त्री केसर आपस में संगलित रहेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे,
आपस में संलग्न रहे तो युक्ताणुपी कहेंगे। और यदि वो सभी बिल्कुल फ्री हों, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा, आपस में फ्री स्वतंत्र हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बीजुक्ताणुपी कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एक लिंगी में कुकुरबिट का एग्जाम्पल हम पपीता है, मक्का है, खजूर है, नारियल वगैरह होते हैं। इस प्रकार जो है ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खोज सकते हैं और इसके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी कद्दू वगैरह में भी देखिएगा तो ये सारे कद्दू का, तरबूज का, ये सारे आप फूल को देखते रहिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये एनसीईआरटी चैप्टर्स 1 का ये लास्ट पार्ट आपका है, जो कि आपका क्वेश्चन 18वां है। टोटल इसमें 18 क्वेश्चन दिए गए थे। उन 18 क्वेश्चंस को टोटल 4 अध्याय में आपका बना है, लेकिन 1-2 और अध्याय चलेगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देंगे और कुछ और अलग से क्वेश्चन बता देंगे, ताकि कुछ बुक के भी पार्ट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन ये एनसीईआरटी बुक का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आप अच्छे से देखेंगे, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देता है कि अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन, ठीक है। अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन यानी जो सर्वाइवल है वो सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है। क्यों, ठीक है। तो क्यों होता है इसकी व्याख्या करना है। तो इसके लिए आप एक बार पहले का रिपीट क्वेश्चन कर लीजिएगा। बाह्य निषेचन के बारे में हम बताए थे कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन बताए थे कि क्या होता है और उसमें किस प्रकार का खतरा मंडराता है, कौन से नुकसान से, ये सारे चीज हम वहाँ पे डिस्कस किए थे और यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि अंड प्रजक प्राणी और संतान जो प्रजक प्राणी होते हैं, जो सजीव प्रजक प्राणी होते हैं, इनमें क्या अंतर है। तो एक सीधी सीधी बात में याद रखिएगा कि अंड प्रजक से ही पता चल रहा है कि अंडे देने वाले, यानी वैसे जीव या वैसे जीवों के वर्ग जो अंडे को जन्म देते हैं, ठीक है, वह जीव क्या कहलाते हैं, अंड प्रजक कहलाते हैं। याद रखिएगा, वैसे जीव जो अंडे को देते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, अंड प्रजक कहलाते हैं। जैसे आपका मुर्गी देखिए और पक्षी देख लीजिए, सांप है, इन सारे में क्या है, तो ये सांप है, मेढक है, पक्षी, सारे आपके अंडे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखते हैं कि सजीव प्रजक प्राणी किसे कहते हैं। तो सजीव प्रजक प्राणी हम उसे कहते हैं वैसे प्राणी जो डायरेक्ट अंडे को ना देकर वो शिशु को जन्म देते हैं, यानी एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सजीव प्रजक। याद रखिएगा, एक अंड प्रजक प्राणी जो अंडे देते हैं और सजीव प्रजक प्राणी जो बच्चे देते हैं, ठीक है। अब सजीव प्रजक में आपको कौन कौन से होते हैं, तो मानव को ले लीजिए, एप को ले लीजिए, बंदर को ले लीजिए। अगर एप की बात करें तो आप इसमें चिंपांजी हो जाता है, गोरिल्ला हो जाता है, गिब्बन है, ये सारे चीज आपके एप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक और होता है जिसको हम कहते हैं ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस का मतलब क्या होता है, एक तो होता है विविपेरस हो गया, ओविपेरस, और एक आपका होता है ओवोविविपेरस। इसमें क्या होता है कि ओवोविविपेरस, ये तो जो अंडे प्रजक होते हैं अपने अंडे को बाहर छोड़ जाते हैं किसी स्थान पे, सुरक्षित स्थान देख करके। लेकिन जो ओवोविविपेरस जो प्राणी होते हैं, जैसे मानते हैं हम शार्क की बात करें, जैसे एक मछली है, शार्क है, जैसे हम शार्क की बात करें, ये आपके शार्क है, ठीक है। अब इनमें मानते हैं कि ये अंडे, यहाँ पर ये अंडे बन रहे हैं, तो इन अंडे का ये सोचता है कि जो हम अंडे को बाहर छोड़ेंगे वो क्यों ना हम अंडे को अपने ही पास रखें और अपने ही पास इसको पोषण वगैरह प्रदान करें। तो अंडे को किसी स्थानों पर ना छोड़ के ये अपने ही पास रखता है।
ठीक है। और जब इसमें हैचिंग होता है, जब स्फुटन होता है इस अंडे में, तो यहाँ से डायरेक्ट जीव बाहर निकलता है, यानी कि डायरेक्ट एक नया शार्क आपका क्या होता है, शार्क का बच्चा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये ओवोविविपेरस कहलाता है। याद रखिएगा कि ओवोपेरस वैसे प्राणी जो अंडे को ही जन्म देते हैं, लेकिन वो अंडे का विकास मादा शरीर के अंदर में ही होता है, ठीक है। यानी मादा शरीर के अंदर में ही किसी अंडे का विकास हो रहा है, शिशु का विकास हो रहा है, तो उसे हम ओवोविविपेरस कहते हैं। और यदि किसी अंडे का प्रजनन किसी बाहर होता है, शरीर से बाहर होता है, तो उसे हम विविपेरस कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं, ठीक है। और जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, सजीव प्रजनक कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको पॉइंट को समझ भी लेते हैं। अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस कहता है कि अंड प्रजक प्राणियों में निषेचित अंडे, निषेचित या इसको हम कहें अनिषेचित अंडे, कभी कभी अनिषेचित अंडे भी परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो अंड प्रजक प्राणियों में निषेचित या अनिषेचित अंडे का परिवर्धन, यानी परिवर्धन का मतलब जो विकास होता है वो मादा जनक शरीर के बाहर होता है। यानी कि जो निषेचित या अनिषेचित जो अंडे होते हैं उनका जो परिवर्तन, जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट कहाँ होता है, मादा शरीर के बाहर होता है। यानी एक जो जिज्ञासली जो है कि या एक्सटर्नल जो है आपका डेवलपमेंट होता है, इसे बाह्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे वहाँ पे बाह्य निषेचन जो हमने बताया था, जब शरीर के बाहर हो रहा था, तो निषेचन का यहाँ पे शरीर में जीवों का विकास के बारे में आ रहा है, इसे हम बाह्य परिवर्तन कहते हैं, विकास के बारे में हो रहा है। जैसे कहते हैं मेढक, सांप, मछली इत्यादि जो है मत्स्य वर्ग के प्राणी, उभयचर वर्ग के प्राणी, ये सारे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अंडे देते हैं और वो किसी सुरक्षित स्थान पे जो रखते हैं, उसमें क्या होता है कि अंडे में कैल्शियम युक्त कवच होता है। बाहर से एक अच्छे से कवच होता है, उसे हम कैल्शियम युक्त कवच रहता है, ठीक है। तो मादा कैल्शियम युक्त कवच से ढके अंडे को, ठीक है, जो कैल्शियम युक्त से जो अंडा ढका हुआ है उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ देती है, क्योंकि ये साथ लेकर के नहीं चलती है, बहुत ज़्यादा होता है तो साथ लेकर नहीं चलती है, तो किसी अंडे को जो है सुरक्षित स्थान पर जाकर छोड़ देती है। और अंडों में भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप शिशु का विकास होता है, और उन अंडों में शरीर के बाहर ही विकास होता है, कम समय में विकास हो जाता है, ठीक है। और विकास होने के बाद नया शिशु जो है, शिशु का विकास होता है, और जब वो अंडे फटते हैं और स्फुटन होते हैं तो बाहर निकलते हैं। यानी कि शिशु निश्चित अवधि के बाद, ठीक है, अवधि के बाद अंडे के स्फुटन के बाद मुक्त हो जाता है। जब ये निश्चित अवधि होता है, अंडे का फूटने का समय होता है, तो उस अंडे में, मानते हैं ये अंडा है, तो इन अंडों में हैचिंग होगा, यानी कि इस तरह से फटेगा, दीवार जैसी फटेगा, और फटने के बाद ये अंडा बिल्कुल फट जाता है, और यहाँ से उसका नया शिशु बाहर निकलता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है, अवधि के बाद वे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनका जीवन पर्यावरणीय वातावरण एवं शिकारियों से प्रभावित और जोखिम युक्त होता है। देखिए ये सारे जो अंडेज वगैरह होते हैं, इन लोग को विकास में समस्या होती है, क्योंकि बाहर होते हैं, किसी स्थान पे रखे होते हैं। तो एक तो वातावरण से भी हो सकता है, जैसे मानते हैं कि अब किसी घोंसला है, अब घोंसला में यहाँ पे अंडा है, अब अंडा घोंसला में रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब कस के अंदर पानी चला, तो अंदर पानी चलता है तो खोता ही गिर गया, खोता गिर गया तो बेचारे अंडे खत्म हो जाते हैं, शिशु खत्म हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मानते हैं किसी प्राणी का बच्चा है, अब उसको जो है कि सांप जो है, सांपे खा गया, सांप का अंडा है वो किसी तरह से नष्ट हो गया, ठीक है। तो इनमें खतरा ज़्यादा बना होता है अंड प्रजक प्राणियों में, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि शिकारियों से प्रभावित होता है और जोखिम युक्त होता है। इनके विकास के समय इनके विकास के लिए कम समय मिलता है। और देखिए ये लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत जो कहा जाता है, या जीवों के अंतर्गत जो अंड प्रजक है, वो सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में जो है बहुत कम समय में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि सजीव प्रजक में टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि अंड प्रजक में कम समय में वो विकसित हो जाते हैं, ठीक है, कम समय मिलता है। एवं इन जीवों में आंतरिक परिपक्वता सजीव प्राणियों की तुलना में
कम होता है। यानी जितना परिपक्व होना चाहिए, जितना सजीव प्रजक में परिपक्व मिलता है, पूरी आज़ादी मिलता है उसको बनने के, भ्रूण को विकास की, उतनी आज़ादी अंड प्रजक वाले जीवों को नहीं मिल पाता है। इन ओवी पेरस में मिल जाता है कुछ कुछ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने सार को दिखाया कि यहाँ पे अंडे को साथ लेके चलता है और स्फुटन शरीर के अंदर होता है और इससे छोटा सा सार्क वगैरह डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है। परिपक्व सजीव के प्राणियों की तुलना में कम होता है। जैसे मानते हैं अभी हमने जो यहाँ पर लिखा था एग्जाम्पल्स में सांप वगैरह का, यहाँ पर उसी को ले मत्स्य वर्ग का प्राणी, पक्षी वर्ग का प्राणी, सरीसृप वर्ग का प्राणी, यानी मछली हो गया, आपका पंछी वगैरह हो गए, सरीसृप यानी रेंगने वाला सांप वगैरह हो गए, इन सभी जीवों में, ठीक है। तो ये आपका अंड प्रजक हो गया। सजीव प्रजक क्या हो गए? तो हमने बताया कि सजीव प्रजक किसे कहते हैं? तो जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है ना। यानी जो वैसे जीव जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं वो सजीव प्रजक कहलाते हैं। जैसे मानव डायरेक्ट प्रसव क्रिया के दौरान जो होते हैं डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, वो आपके सजीव प्रजक में आ जाते हैं। बंदर है, बंदर डायरेक्ट आपके बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद अगर देखते हैं गोरिल्ला, चिंपांजी वगैरह को देख लीजिए, जो एप के अंतर्गत आते हैं, गिबन वगैरह को, वो भी डायरेक्ट आपके बच्चे को जन्म देती है। तो इस प्रकार से जो है हमें जानते हैं सजीव प्रजक। तो मैंने ये दो पढ़ना रहता, लेकिन ओविविपेरस के बारे में भी याद रखिएगा कि ओविविपेरस क्या है। अब यहाँ पे पढ़ते कहता है कि सजीव प्रजक या जरायु। देखिए कभी कभी सजीव प्रजक जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं हम इन्हें जरायुज भी कहते हैं, भूलिएगा नहीं, इसे जरायुज भी कहा जाता है, ठीक है। और जरायुज जीवों में जुगमनज का विकास, ठीक है, या परिवर्तन कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। यहाँ पे तो बाहर होता है ना, जबकि सजीव प्रजक में जुगमनज का विकास जो होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है। जब अंदर होता है तो इसे क्या कहते हैं? आंतरिक परिवर्धन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि सुरक्षित होता है। जो जुगमनज, जो जाइगोट है, जो भ्रूण आगे चल के बनने वाला है, वो अगर किसी के शरीर में और रहेगा, जैसे माता के शरीर में या फिर मादा जीव के शरीर में जब वो है, जब शरीर के अंदर में ही इसका विकास हो रहा है तो सुरक्षित ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उस जीव पे अटैक होगा तभी उसको आगे चल के नुकसान होगा। लेकिन जब जीव पहले से ही सतर्क होगा तो उसके शिशु भी उसके सतर्क होगा और वातावरण में, मौसम में जो चेंजेज हो गए उस चेंजेज को भी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बन जाएगी। तो मादा शरीर में परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। शिशु का जन्म विकास आंतरिक होने के कारण इनमें अधिक समय लगता है। देखिए इनमें कम समय लगता है, कम समय मिलता है परिवर्धन होने के लिए, जबकि इनमें देखिए तो शिशु के विकास के लिए आपको अधिक समय लगता है। जैसे मानव में देखिए तो आपको इसमें कितना लग जाता है? लगभग 9 मंथ आपको लग जाते हैं। गाय वगैरह में देख लीजिए, इसमें भी लगभग 9 महीना लग जाता है। बकरी वगैरह में देख लीजिए, तो इन सभी में कुछ कुछ अलग अलग जो है क्राइटेरिया बने रहते हैं, अधिक समय लगता है, ठीक है। फिर शारीरिक एवं आंतरिक वृद्धि होने के कारण उनमें वातावरणीय परिवर्तन सहने की क्षमता अधिक होती है। देखिए इनमें अधिक परिवर्तन होता है, अधिक समय तक वो गर्भ में रहते हैं, इसीलिए क्या होता है कि वातावरण में सहने की जो क्षमता होती है, उसके मौसम के अनुकूल रहने की जो क्षमता होती है वो भी इनकी अधिक होती है। तथा बाहरी परभक्षी जीवों से भी सुरक्षित रहता है और इनमें ज़्यादा खतरा बना नहीं रहता है, क्योंकि बाहरी जो जीव होते हैं उनका तो कोई अथी है नहीं, क्योंकि वो तो शरीर के अंदर है, किसी को कुछ पता है नहीं, ठीक है। इसका उदाहरण जैसे मानव एवं बंदर हमने लिया, लेकिन और भी आप देख लीजिए, गाय बच्चे को जन्म देते हैं तो कौन सा हो गए? सजीव प्रजक। मुर्गी कौन सा होगा? अन्न प्रजक या सजीव प्रजक? तो आपके अन्न प्रजक, ठीक है। अगर माने कि बोल दे सांप क्या है तो सांप अन्न प्रजक। अगर कह दें कि मानते हैं कि शेर वगैरह क्या है? सजीव प्रजक इत्यादि, ठीक है। अगर हम इसकी तुलना करें तो कहा जाएगा तो इस प्रकार उसकी उत्तरजीविता के अवसर अन्य प्रजक यानी बाह्य परिवर्तन करने वाले जीवों की तुलना में अधिक होती है। देखिए इसमें सुरक्षित ज़्यादा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या होता है, अन्य प्रजक की तुलना में ये अत्यधिक जो है सुरक्षित होता है।
ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अन्य प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिमयुक्त क्यों होता है। तो आपने समझा कि जोखिमयुक्त क्यों होता है, क्योंकि इसका जो विकास होता है मादा शरीर के बाहर होता है, तो इनमें परभक्षियों का खतरा बना रहता है, शिकारियों का खतरा बना रहता है, कुछ आसपास के जीव जंतुओं का, वातावरण का खतरा बना रहता है, जबकि इसमें कोई खतरा बना हुआ नहीं रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके टोटल 18 क्वेश्चंस हो गए, लेकिन एक दो पार्ट और भी देखते हैं, बनाएंगे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे देंगे और कुछ पॉइंट्स अगर मिलेंगे तो उसको भी बता देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन फिलहाल इतना पार्ट 4 में याद रखिएगा, ये आपको क्लियर होते हैं। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट अध्याय के लिए चर्चा करेंगे, और जब भी प्रॉब्लम होगा आप हमें लिख के बताइएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा।